हेलो फ्रेंड, तो हम लोगों ने जो है DFCL 2018 का पेपर का सलूशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो पहला पार्ट जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा DFCL करके। तो चलिए हम यहाँ पे जो है पार्ट नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे 20 क्वेश्चन हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर किया हुआ था, तो 20 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन था, इस वजह से टाइम लगा था। और इस पेपर का अगर आपको जो है PDF चाहिए तो आप इजीली जो है www.electricalcapsule.com से भी जाके वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है आपके MCQ चलता रहता है, और बहुत सारे जो है जॉब अपडेट और छोटी मोटी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है आपको टेलीग्राम पे मिल जाती हैं। बाकी पेपर के लिए आप जब जो है www.electricalcapsule.com करके चले जाइएगा, वहाँ पे आपको जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो मिल जाएगा। तो देखो, न्यूमेरिकल में सारी चीज़ें नहीं होती हैं बताने लायक क्या बन सकता है, ठीक है। अभी थ्योरी आने तो उसमें हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है, कि आपका क्या बनेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक केबल में जिस दो कंडक्टर हैं जो परीक्षण हेतु जो है केबल के एक छोर पर जो है एक साथ जोड़े गए हैं, ठीक है। जब केबल जो है 700 मीटर लंबा हो और दूसरे छोर से नापने पर संयोजित रेजिस्टेंस इतना पाया गया, 8 किलोमीटर लंबी समान केबल का जो रेजिस्टेंस कितना होगा। क्योंकि यहाँ पे करना क्या है, R बराबर रो L बाई ए हमें यहाँ पे लगाना होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस यानी यहाँ पे लेंथ दिया गया है और आपका रेजिस्टेंस दिया गया है। तो लेंथ और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन होता है वो आपका डायरेक्शनली होता है। यानी ये बोला गया है कि अगर 700 मीटर कोई केबल का लेंथ है जिसमें हम लोगों ने रेजिस्टेंस कितना पाया गया है, 100 ओम करके पाया गया है, तो 8 किलोमीटर के लिए हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो कितना होगा, ठीक है। तो यहीं से आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बस आपका यहाँ से फार्मूला बना लीजिए, R2/R1 और L2/L1 हो जाएगा। 8 किलोमीटर को जो है आप 8 किलोमीटर को 8000 मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, बस आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। हमें R2 यहाँ पे देखो फाइंड आउट करना है। तो R2 अगर फाइंड आउट करना है, R1 की वैल्यू आपको पता ही है, R1 की वैल्यू 100 ओम है, तो 100 ओम रख लो। L2 कितना है आपका 8000 मीटर है, और L1 की वैल्यू कितना है आपके पास 700 मीटर है, ठीक है। तो बस इजीली आपको यही करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही R2 आप कैलकुलेट करिएगा तो 100 को इधर लेकर आ जाइएगा, ऊपर 8000 हो जाएगा और बटा में कितना होगा 700। कैलकुलेट करिएगा तो आपका R2 जो होगा 1143 आपका ओम बन जाएगा, ठीक है। तो इसी रिलेशन से क्वेश्चन आपके बनते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, R बराबर रो L बाई ए से यहाँ पे जो है पाई R स्क्वायर और R बराबर D/2, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेवरेट होता है यहाँ पे एग्जामिनर का, कि जो R का रिलेशन होता है वो आपका D के पावर स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिया गया है कि एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस आपका 20 ओम है, ठीक है। रेजिस्टेंस आपका कितना है 20 ओम है, और जो इंडक्टेंस है वो आपका कितना है 10 मिली हेनरी करके दिया गया, जो आपके सीरीज में है विथ ए कैपेसिटेंस एंड सप्लाई विथ ए कांस्टेंट वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स, ठीक है। मतलब एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है और इंडक्टेंस आपका 10 ओम है, सीरीज में कनेक्टेड है, कैपेसिटर भी कनेक्टेड है, और यहाँ पे जो है जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स के साथ जोड़ा गया है। मैक्सिमम करंट अगर मान लेते हैं 2 एम्पियर है और इतना फ्रीक्वेंसी दिया गया, तो क्वालिटी फैक्टर हमें बताना है। तो क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला होता है 1/R √L/C होता है। दूसरा होता है क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला ओमेगा L/R होता है, ठीक है। और क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला होता है आपका 2 पाई मैक्सिमम एनर्जी स्टोर। यहाँ पे मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ ताकि देखो जो भी फार्मूला आपको लगाना हो लगा लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में घुमा के भी दे सकता है एग्जाम में। टोटल एनर्जी जो लास्ट पर पीरियड्स, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ये फार्मूला हुआ आपका, ये दूसरा फार्मूला, ये आपका तीसरा फार्मूला हुआ, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर से आपको जो है
ये फार्मूला, 3 फार्मूला यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है, 3 फार्मूला आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब हम यहाँ पे देखो क्वालिटी फैक्टर पूछा है और 2 वैल्यू दिया है, तो हम जो है ये वाला फार्मूला तो लगा नहीं सकते पहला, क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू नहीं दिया गया है, तो हम सेकेंड वाले फार्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। ओमेगा बराबर होता है आपका कितना होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ हो जाएगा, और एल को एल ही रखो और रेजिस्टेंस को आपको आर ही कर लेना है, ठीक है। इस फार्मूले को हमने थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया। अब देखो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 पाई को, अभी इसको थोड़ा सा इधर लेकर आ जाओ, 2 पाई को तो 2 पाई रख दो। फ्रीक्वेंसी देखो हमारे पास दिया होगा, फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया आपके पास, देखो यहाँ पे 1000 हर्ट्ज करके फ्रीक्वेंसी दिया गया, ठीक है। तो 1000 फ्रीक्वेंसी रख लो, और उसके बाद यल की वैल्यू देखो कितना दिया गया है, 10 मिली हेनरी आपका दिया गया है, तो यहाँ पे रख लो 10 गुणे 10 के पावर -3 हो जाएगा, 10 मिली हेनरी, और बटे में, आप यहाँ पे बटे में कर लो, बटे में रेजिस्टेंस चाहिए हमें, तो रेजिस्टेंस हमें कितना दिया गया, 20 ओम, ठीक है। तो इसको जैसे ही कैलकुलेट करिएगा तो देखो ये 10 के पावर 3 है, और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये 10 के पावर +3 होगा और ये माइनस, तो कैंसिल होगा, और 10 से अगर 20 को कैंसिल कर दो 2 बार में तो 2 चला जाएगा, और 2 से 2 को कैंसिल कर दो, 2 आपका टोटल कितना बचेगा, पाई बचेगा, ठीक है। तो पाई का मान क्या होता है आपका 22/7 होता है, और ये हो जाएगा आपका 3.14, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका सही दिया गया है। देखो यहाँ पे आंसर देख के आपको नहीं चलना है, बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है कि आंसर गलत भी होता है इनका, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें देख के नहीं चलना है कि आंसर है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको देखना है, बाकी और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल में टाइम लगता है, लेकिन क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करेंगे आराम से अपना, ठीक है, ताकि आपको जो भी वीक स्टूडेंट है उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है, आपके नेटवर्क के हो चाहे जो भी क्वेश्चन हो, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया गया है द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बताना है अक्रॉस द 2 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो यहाँ पे देखो ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये भी 8 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 4 ओम का है, ये आपका 10 वोल्टेज है, और ये आपका कितना है 20 वोल्टेज आपका दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ओम के क्रॉस हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हमें वोल्टेज बताना है, तो वोल्टेज बताने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास करंट भी चाहिए और रेजिस्टेंस भी चाहिए। तो हमारे पास रेजिस्टेंस तो यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे किसी तरीके से हम वोल्टेज निकाल लें, तो जब वोल्टेज आ जाएगा तो करंट भी आ जाएगा, I बराबर V/R से। तो हमें यहाँ पे नोडल एनालिसिस करना होगा, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट का जो वोल्टेज है वो आपका VA है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग KCL लगा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग KCL लगा लेते हैं भाई। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है, VA नोडल लगा लो, तो यहाँ से हम मान सकते हैं भाई तीनों करंट जाने वाली है, ठीक है, हम फ्री हैं, कुछ भी मान सकते हैं। नोडल लगाने से पहले KCL लेना पड़ता है, तो हम मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहली करंट इधर जा रही है मान लिया, दूसरी इधर जा रही है, और ये आपकी तीसरी इधर जा रही है, ठीक है, मतलब I1 जा रही है, और ये I2 जा रही है, और ये आपकी I3 जा रही है, ठीक है। तो इस KCL पॉइंट पे रखिएगा, तो I1 I2 I3 तीनों का जो सम होगा वो आपका 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नोडल लगाइएगा, मतलब I1 की जगह क्या हो जाएगा आपका VA -10, ठीक है, बटा 4 हो जाएगा आपका, ठीक है, VA -10/4, ये I1 का लिया हमने। अब इसी तरीके I2 का भी ले लो, तो ये हो जाएगा VA बटा 8 और 10, नहीं 8 और 2 ओम है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके इस वाले में ले लो I3 वाले में, तो ये हो जाएगा VA -20/8 हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देख लो, देखो ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, ठीक है, इसी तरीके ये आपका प्लस है, इसी तरीके ये आपका माइनस है। देखो यहाँ पे इन्होंने पोलैरिटी मेंशन किया गया है ना, करंट नीचे से ऊपर है, ये भी नीचे से ऊपर है, हम उल्टा भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, लेकिन हम अपने ईजी के मतलब जो है इसका थोड़ा सा इजी हो जाए, इसलिए हम मान लेते हैं कि भाई हमारी जो करंट है हम अपने अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि ये इस नोड से एक पहली करंट I1 इधर, I2 इधर जा रही है, और I3 आपका इधर जा रही है, ठीक है, मतलब हम इसको हायर पोटेंशियल रख लेते हैं, और ये सभी को लोअर पोटेंशियल, और करंट हायर टू लोअर फ्लो होती है, तो VA को इसलिए हम लोगों ने पहले लिखा, और उसके बाद ये लोअर पोटेंशियल होता है यानी -10, क्योंकि हम इधर से आ रहे हैं ना, प्लस से माइनस आ रहे हैं, तो इसलिए VA -10 हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके जब हम इधर से आते हैं तो हायर पोटेंशियल से किधर जा रहे हैं हम लोग, लोअर पोटेंशियल पे,
तो इसलिए माइनस होता है, ठीक है। तो ये माइनस का कन्फ्यूजन आप लोग मत रखिएगा, जो मतलब जो बिगिनर हैं या फिर जो लोग नहीं जानते हैं नेटवर्क कैसे सॉल्यूशन होता है, उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हायर पोटेंशियल से जब आप लोअर पोटेंशियल पे जाओगे तो वही पोलरिटी आती है, ठीक है। अब इधर से हम लोग गए तो प्लस से किधर जा रहे हैं, माइनस जा रहे हैं, तो -10 हो जाएगा। इधर भी वही चीज़ है, अगर वही प्लस पे जाते हैं तो प्लस हो जाता, ठीक है। तो नोडल ऐसे ही लगता है भाई, ठीक है। नोडल आपका हो गया और ये हो जाएगा आपका 0 के बराबर। अभी इसको क्या करिएगा, 10, 4 और 8 सभी का एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ये आपका काम है सिंप्लीफाई करना। ये आ जाएगा वोल्टेज बराबर नहीं, V बराबर हो जाएगा 200/19 हो जाएगा, ठीक है। 200 बटा कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा 200/19 को, तो जस्ट 1 सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 10.52 हो जाएगा आपका, ठीक है, वोल्टेज। अब वोल्टेज तो आ गया भाई यहाँ का। अब यहाँ पे हम करंट तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हमें। तो 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इस सर्किट की करंट हमें पहले निकालना पड़ेगा, यानी I2 हमें निकालना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करेंगे कि I2 निकाल लेंगे। तो I2 निकालने के लिए हमें वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस चाहिए। तो वोल्टेज तो हमारे पास यहाँ पे VA का मान आ ही चुका है। ये आपका जो VA है कितना आ गया आपके पास, 10.52 आ गया, ठीक है। रेजिस्टेंस हमें चाहिए। अब भाई यहाँ पे करंट निकालना है इस सर्किट में, तो अब रेजिस्टेंस भी चाहिए। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा ना। तो ये आपका 10 हो जाएगा और यहाँ पे करंट निकालिएगा तो 1.05 आपका करंट आ जाएगा, ठीक है। यानी इस वाले ब्रांच में जो I2 करंट फ्लो हो रही है, हम लोगों ने कितना निकाल लिया, 1.05 हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं। 2 ओम के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V बराबर क्या होता है, I इंटू R करके होता है, ठीक है। V बराबर I इंटू R होता है आपका। तो करंट तो हमें पता चल गई कि 1.05 फ्लो रही है। और रेजिस्टेंस हमें किसका लेना है भाई, 2 ओम का लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 8 और 2 दोनों का लेना है, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल हमें बताना है ना, इसके क्रॉस 2 ओम के क्रॉस, 2 ओम के क्रॉस ही बताना है। तो हमें 2 रेजिस्टेंस जो रखेंगे हम लोग 2 ओम का ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करिएगा तो 2.1 वोल्टेज आपका यहाँ पे बन जाएगा आंसर, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा डिटेल धीरे धीरे बता रहा हूँ, इसलिए कि देखो मोस्टली बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको थोड़ा सा ये नेटवर्क भाषा जो भी हो, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग तो वैसे भी लगा लेते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको बता रहा हूँ ताकि कोई इशू ना हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। 24 वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, फॉर द सर्किट शो इन द फिगर बिलो द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है भाई। देखो ये आपका I1 है और ये आपका I2 है और ये आपका I3 है। हमें I1 और I2 को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो I3 जो है वो आपका 1 एम्पियर दिया गया है, ठीक है। I3 1 एम्पियर दिया गया है, I2 हमें नहीं पता है और I1 भी हमें नहीं पता है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, I3 तो पता है हमें। तो हम I3 पता है तो इस जो रेजिस्टेंस आपका ये जो 30 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पे जो होगा V बराबर I इंटू R हम यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास करंट तो यहाँ पे दिया गया है 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस यहाँ पे 30 है। तो निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 30 वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आ गया भाई 30 वोल्टेज आ गया, ठीक है। तो अभी ये जो रेजिस्टेंस है इसके साथ पैरेलल में है, तो वोल्टेज पैरेलल में आपको पता ही है कि सेम होता है, यानी इसके क्रॉस भी वोल्टेज आपका कितना हो जाएगा 30 वोल्टेज हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके क्रॉस भी वोल्टेज 30 वोल्टेज हो जाएगा। अब हम यहाँ से I2 निकाल सकते हैं। I2 निकालने के लिए भाई क्या होता है, करंट निकालने के लिए हमें चाहिए वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज तो हमें पता ही चल गया, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस 30 है और रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे 60 दिख ही रहा है, तो हम यहाँ पे 60 रख देंगे। तो यहाँ से हमें करंट पता चल जाएगी 1/2 यानी 0.5 एम्पियर की करंट हमारी इस ब्रांच में फ्लो हो गई। यानी I2 तो हमारे पास आ गया कितना 0.5, ठीक है। I3 तो आपके पास पहले ही से दिया था ना कि 1 एम्पियर है। अब I1 तो आप इजीली निकाल सकते हो ना, क्योंकि जो I1 की करंट होगी
वो इधर भी डिवाइड हो रही है, यानी इधर भी डिवाइड हो रही है ना, यानी I1 जो करंट होता है ये आपका I2 और I3 का क्या है, योग है आपका। ठीक है, तो I2 हमें पता है 0.5, I3 भी हमें पता है 1 एम्पियर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1.5 एम्पियर हो जाएगा ना, यानी I1 कितना हो जाएगा 1.5 एम्पियर हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे I1 और I2 दोनों का अलग अलग मान पूछा है, तो I1 देखो हमारे पास 1.5 एम्पियर आ गया, और I2 पूछा है तो I2 हमारे पास 0.5 एम्पियर ये आ गया। ठीक है, और I3 आप यहाँ पे देख ही रहे हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो है आपका, जस्ट 1 सेकेंड, 24 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। अब यहाँ पे जो है देखो यहाँ पे जो है पहला जो सेक्शन था इनका 24 क्वेश्चन को लेके, वो आपका बेसिक से था आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मशीन स्टार्ट हो रहा है आपका, यहाँ पे सेक्शन सेकेंड मशीन। ठीक है, तो काफ़ी वेटेज था, आपने देखा कि बेसिक का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है आपका DFCIL के एग्ज़ाम में, तो कोई इशू नहीं है आपका। ठीक है, चलो यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ से अब थ्योरी स्टार्ट होगा और थोड़ा सा हम लोग अब यहाँ से अच्छे से देखेंगे। देखो अब क्वेश्चन दिया गया है, ट्रांसफार्मर हैज़ 400 वाट का आयरन लॉस दिया गया है फुल लोड पे, तो आयरन लॉस पूछा गया है हाफ फुल लोड पे कितना होगा। ठीक है, तो देखो आयरन लॉस जो होता है ना वो लोड पे आपका डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ कॉपर लॉस जो होता है वो आपका लोड पे डिपेंड करता है। तो आयरन लॉस अगर 400 वाट जो हो रहा है आपका फुल लोड पे, तो हाफ लोड पे क्या होगा, उतना ही होगा, 400 वाट ही होगा। ठीक है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। लेकिन अगर यहीं पे कॉपर लॉस पूछ ले, तो कॉपर लॉस जो होता है वो आपका हाफ इंटू 400 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका लगभग 1/4 बनेगा, और ये आपका 400, तो टोटल 100 वाट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर लॉस के केस में आपका जो आंसर बनेगा वो आपका 100 वाट बन जाएगा। ठीक है, तो कॉपर लॉस जो होता है वो आपका लोड पे डिपेंड करता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, x² P कॉपर लॉस इंटू आयरन, ये फार्मूला आता है आपका। तो कॉपर लॉस आपका देखो x के फॉर्म में डिपेंड करता है, मतलब x जो होता है एक तरीके से फ्रैक्शन ऑफ लोड है, मतलब लोड पे डिपेंड करता है। लोड की वैल्यू क्या है, फुल लोड है, हाफ लोड है, या फिर 3/4 लोड है। ठीक है, तो उस चीज़ पे ये डिपेंड करता है भाई। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखो दिया गया है, एक 2 पोल का अल्टरनेटर है जो आपका रन कर रहा है 1500 RPM पे, इसकी एंगुलर वेलोसिटी आपको यहाँ पे बताना है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, ओमेगा बराबर होता है 2π/NS/60 होता है आपका। ठीक है, ये फार्मूला आपको यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे 2π का मतलब कितना हो जाएगा आपका, 2π का मतलब 2π दिया गया है, NS आपके पास कितना है 1500 RPM दिया गया है, तो आपको 1500 रखना है, और आपको यहाँ पे 60 रखिएगा, और यहाँ पे ओमेगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, पूरा 0 0 करिएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 3 से काटिएगा 500। ठीक है, तो इस तरीके से काटेंगे तो 157 आपका आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, और देखो यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है मशीन में, P बराबर होता है आपका ओमेगा इंटू टी। ठीक है, जिसमें आपको पावर P जो होता है पावर होता है, और T जो होता है आपका टार्क होता है। ओमेगा की वैल्यू आपको यही होती है 2π/NS/60। तो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा SSC में क्वेश्चन आपको बनता है, और भी बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। P बराबर ओमेगा इंटू टी से यहाँ पे आपको पावर दे देगा या फिर टार्क दे देगा, कोई एक पूछ लेगा आपको। ठीक है, स्पीड आपको दिया ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पावर पूछ लेता है, कभी कभी टार्क पूछ लेता है। ठीक है, तो इस फार्मूले को तो हम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि क्या क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा वो सब भी हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। थोड़ा सा पेपर में देखो टाइम तो लगेगा, लेकिन थोड़ा सा ढंग से हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे हर एक चीज़, ताकि जो भी आप एग्ज़ाम दोगे तो उससे ये नहीं रहेगा कि हाँ मतलब क्या क्वेश्चन बना क्या नहीं। ठीक है, ये सारी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से जस्ट 1 सेकेंड देखो यहाँ पे दिया गया है, इन ए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर 2 स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर 2 स्टेटर वाइंडिंग से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखो 2 स्टेटर वाइंडिंग जो होता है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कुछ पॉइंट होते हैं वो सब आपको जानना यहाँ पे जरूरी होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होता है, इसको हम लोग एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, स्टार्ट मोटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर जो होता है मेनली वॉशिंग मशीन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर भी बोल सकते हैं,
इसमें होता नहीं है आपका, एक तरीके से रोटर होता है आपका, और एक आपका मेन, ये आपकी मेन वाइंडिंग होती है, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्ट होता है, और यहाँ से सिंगल फेज की सप्लाई आपको यहाँ पे दिया जाता है आपका। ठीक है, जो मेन वाइंडिंग होती है आपको ध्यान देना है कि जो मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है काफ़ी कम होता है, और जो रिएक्टेंस होता है वो आपका ज़्यादा होता है, यानी नंबर ऑफ टर्न क्या होता है आपका ज़्यादा रखते हैं। इसी तरीके से जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, ठीक है, ये आपकी मेन वाइंडिंग है आपका। ठीक है, ये आपकी मेन वाइंडिंग होती है जिसका रेजिस्टेंस कम रखते हैं ताकि हीट उट ना हो सके, क्योंकि इसको हमेशा रन करना है। ठीक है, मेन वाइंडिंग हमेशा रन होता है। ठीक है, ये आपका हमेशा रन होता है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस लो रखते हैं ताकि इसमें हीट उट का कोई प्रॉब्लम ना हो, इफिशियंसी पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, रिएक्टेंस ज़्यादा होता है आपका। और ये आपका रनिंग वाइंडिंग होती है, ये आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हम लोग ज़्यादा रखते हैं और रिएक्टेंस क्या होता है आपका कम होता है आपका, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये तो आपका रोटर हो गया। ठीक है, ये आपका रोटर हो गया, ये जो ब्लैक से लिखा है ये रोटर हो गया। रोटर आपका हो गया। स्टेटर में ही दोनों वाइंडिंग होता है आपका, मेन वाइंडिंग जो और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है ये आपका स्टेटर में ही होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा, स्टेटर में ही होता है। और यहीं पे जो डिग्री मतलब 90 डिग्री का यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकली म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट बाय 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ठीक है, यही पूछा गया कि जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होता है इसमें दो स्टेटर वाइंडिंग का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। ठीक है, तो ये आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगी और ये आपकी मेन वाइंडिंग, तो दोनों के बीच देखो 90 डिग्री आपका यहाँ पे फिर डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा ये चीज़ हम ध्यान लेते हैं। देखो यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग में एक तरीके का रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, या ये आप बोल सकते हैं हम लोग रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब रेजिस्टेंस ऐड करने से सिंपली देखो होता क्या है, इसमें रेजिस्टेंस हम लोगों ने ऐड किया तो ओवरऑल इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका कम हो गया। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं ना कि दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। तो जब रेजिस्टेंस अलग होगी तो करंट भी तो अलग होगा ना। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ पे करंट ज़्यादा जाएगी मेन वाइंडिंग में, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में देखो रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट यहाँ पे कम जाएगी। मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि करंट दोनों में डिफरेंट जाएगी। तो जब करंट डिफरेंट जाएगी तो फ्लक्स भी डिफरेंट होगा और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप होगा वो भी आपका डिफरेंट होगा। ठीक है, यानी पूरा का पूरा रोटेटिंग जो फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, नॉट यूनिफॉर्म। ये क्वेश्चन अगर पूछ सकता है आपका कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में जो फ्लक्स होता है वो यूनिफॉर्म होता है कि नहीं होता है, तो नॉट यूनिफॉर्म होता है। मेन रीजन मैंने आपको बता ही दिया। इसी वजह से देखो रेजिस्टेंस ऐड करते हैं और करंट अनबैलेंस होने के कारण जो आपका रोटेटिंग फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, जिसके वजह से यहाँ पे जो स्टार्टिंग टार्क होता है ना वो आपका काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है, यानी 1.5 टाइम्स से लेके 2 टाइम्स तक आपको मिलता है। ठीक है, तो यही चीज़ है भाई, इस आपका और कुछ नहीं है। फेजर डायग्राम की हम बात करें तो वोल्टेज को अगर रेफरेंस लेते हो तो देखो यहाँ पे जो आपका है यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगी, क्योंकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस काफ़ी कम है तो करंट क्या होगी आपकी कम एंगल से लैग करेगी। और मेन वाइंडिंग का जो रिएक्टेंस है जो आपका काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपकी मेन वाइंडिंग की करंट है जो आपका वोल्टेज से काफ़ी ज़्यादा लार्ज एंगल से लैग करेगी। ठीक है, तो यही होता है। अब देखो ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग का जब आप डिफरेंस वो निकालोगे इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे जो इसका ये रिजल्टेंट करंट बनेगा। ठीक है, यही रिजल्टेंट करंट और वोल्टेज के जो बीच का जो एंगल होता है ना ये आपका टर्क के लिए होता है, और ये एंगल आपका कितना होता है 30 डिग्री होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के लिए जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है ना, और आपका ये दो वाइंडिंग के बीच का एंगल पूछा था तो 90 डिग्री हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है नहीं बन सकता है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखो, कोर लेमिनेशन इन ए ट्रांसफार्मर डिक्रीज, क्या चीज़ डिक्रीज करता है। अभी इसको मैं थोड़ा हटा रहा हूँ आपको, देखो थ्योरी में मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, कोर को लेमिनेशन हम लोग करते हैं भाई। देखो यहाँ पे क्या होता है कि कोर को लेमिनेशन करते हैं हम लोग यहाँ पे मेनली एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। देखो एडी करंट लॉस का मतलब होता है एक तरीके से सर्कुलेटिंग करंट। ठीक है, ये आपकी करंट है। ठीक है, सर्कुलेटिंग करंट। अब भाई ऐसे जब सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी तो अगर हमें इसे काटना है, ठीक है, तो हम ऐसे ऐसे काट दें अगर इस करंट को, तो ये क्या हो जाएगी अपना पाथ कंप्लीट नहीं कर पाएगी जो सर्कुलेटिंग करंट है। तो ये जो हम लोगों ने काटा है ना इसी को हम लोग बोलते हैं लेमिनेशन। ठीक है, तो इसलिए जो एडी करंट लॉस है वो सर्कुलेटिंग करंट होती है, और जब आप इसे लेमिनेट कर दोगे ना तो वो अपनी पाथ को कंप्लीट नहीं कर पाएगी, जिसके वजह से क्या होगा आपका एडी करंट लॉस जो होता है वो आपका
कम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का जब कोर होता है ना, इसका जो लेमिनेशन होता है मेनली हम लोग कितना प्रोवाइड करते हैं, 0.25 mm से लेके 0.50 mm तक हम लोग इसका लेमिनेशन की जो चौड़ाई होती है वो इतना हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे जो एडी करेंट लॉसेस का फार्मूला होता है बी मैक्स का स्क्वायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। यही जो टी होता है ना वो थिकनेस ऑफ कोर होता है। तो कभी कभी यहाँ से भी न्यूमेरिकल आपका बन लेता है कि जो एडी करंट लॉस है, अगर मान लो थिकनेस इतने पे इतना हो रहा है तो कितना थिकनेस रखें कि एडी करंट लॉस इतना हो जाए। ठीक है, तो यही फार्मूला आपको यूज करना है, P इंटू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं से फार्मूला बना लीजिएगा, P इंटू टी अपान 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा और T2 अपान T1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से भी पूछ लेगा कि कितना हम लोग लेमिनेशन करें कि लॉस इतना हो रहा है। ठीक है, तो कितना और लेमिनेशन किया जाए लॉस। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, पीजीसीएल के भी एग्जाम में बना था और बहुत सारे एग्जाम बनता है आपका, वो बनता है आपका स्टैकिंग फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग लेमिनेशन करते हैं ना कोर का 0.25 mm से लेके 0.50 mm तक, वो डिपेंड करता है मेनली स्टैकिंग फैक्टर पे। यानी ये बोल सकते हैं कि जो स्टैकिंग फैक्टर होता है ये मेनली जो कोर का जो थिकनेस होता है ना, जो लेमिनेशन का जो कोर होता है उस चीज़ पे डिपेंड करता है आपका। ठीक है, और मेनली हम लोग एडी करेंट लॉस से बचने के लिए ही करते हैं, क्योंकि एडी करेंट लॉस होगा अगर हीट ज़्यादा होगी तो एफिशिएंसी गिर जाएगी। ये सारी चीज़ें हमें डिज़ाइन करना होता है। तो स्टैकिंग फैक्टर का मान मेनली होता है आपका 0.9। ठीक है, 0.9 होता है, या हम बोल सकते हैं लेस देन 1 होता है आपका। ठीक है, लेस देन 1 होता है। और स्टैकिंग फैक्टर जो होता है वो आपका KS से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपका AN अपान AG। AN यहाँ पे क्या है, नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो AN है वो आपका क्या है, AN है वो आपका नेट क्रॉस। देखो यहाँ से अगर आपको फार्मूला ये पता रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा भी, तो आपका जो है मतलब आप क्वेश्चन बना ले जाओगे। ठीक है, तो नेट क्रॉस सेक्शनल यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर। ठीक है, AN आपका है नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर, लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, AN आपका क्या है, यहाँ पे नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर है, और AG जो है वो आपका ग्रॉस जो है ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर है आपका। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हम लोग आगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन क्या बन सकता है। थ्योरी में थोड़ा सा मैंने बोला भी था कि जब भी पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको बस ये फॉर्मेलिटी नहीं है कि बस पेपर सॉल्व कराओ, जितना आगे हो जाओ बढ़ जाओ। ठीक है, ये सब मतलब नहीं रहेगी। क्वेश्चन थोड़ा डिले होगा, टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी चीज़ों का आइडिया आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, दिया गया है ये 3 फेज का इंडक्शन मोटर है जो आपका रन कर रहा है 4% स्लिप के साथ। अगर यहाँ पे इनपुट जो है रोटर में 1000 वाट का दे दिया जाए और मैकेनिकल पावर कितना यहाँ पे डेवलप होगा इस इंडक्शन मोटर में। ठीक है, तो मैकेनिकल पावर जो डेवलप होगा भाई वो होगा आपका 1 - S इंटू इनपुट पावर। ठीक है, ये फार्मूला याद रख लीजिएगा। ठीक है, इस फार्मूला से आप इजीली बना सकते हैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे स्लिप कितना है भाई, 4% है, तो 4% को नॉर्मल में बदल लीजिएगा तो कितना होगा, 0.04 हो जाएगा। और इनपुट आपका कितना है, 1000 है, तो 1000 रख लीजिएगा। अब 1 में से 0.04 घटाइएगा तो आपका 0.96 बन जाएगा, और 1000 से गुणा करना होगा आपको यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा, 960 वाट बन जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखिएगा। दूसरा फार्मूला एक और होता है आपका रोटर कॉपर लॉस। ठीक है, रोटर कॉपर लॉस अपान रोटर इनपुट बराबर स्लिप होता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अगला बनता है आपका इफिशियंसी बराबर होता है 1 -
यस, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है, मतलब स्लिप को अगर कम करोगे तो इफिशियंसी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका, तो ये चीज़ है। अगला यहाँ पे चलो देखते हैं हम लोग, द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन प्लेस इन द रोटर। जो डीसी मशीन होता है इसमें जो आर्मेचर होता है हम इसे रोटर पे ही क्यों प्लेस करते हैं? तो मेनली इसका काम होता है कम्यूटेशन का, यानी कम्यूटेशन को सपोर्ट कर सके। तो कम्यूटेशन को सपोर्ट करने का मतलब कि एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सके, इसलिए हम बोलते हैं कम्यूटेशन। ठीक है, और देखो कम्यूटेशन में क्या होता है कि रिएक्टेंस का भी जब वाइंडिंग होता है तो उसमें रिएक्टेंस वोल्टेज भी होता है, जिसकी वजह से स्पार्किंग के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो उनको कम करने के लिए हम लोग कई सारे मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो कम्यूटेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है, मतलब स्पार्किंग ना हो। ठीक है, तो मेनली जो है रोटर पे हम लोग प्लेस क्यों करते हैं भाई? कम्यूटेशन के लिए, ताकि एसी से डीसी या फिर डीसी से एसी जब हम लोग कलेक्ट करें तो बिना किसी स्पार्किंग के जो है इजीली हम लोग जो है वो कर सके। ठीक है, तो मेनली जो है कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए 3 मेथड यूज किया जाता है। ये कभी कभी पूछ लेता है आपका कि कौन सा मेथड यूज नहीं करते हैं, तो रेजिस्टेंस कम्यूटेशन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा ये रेजिस्टेंस कम्यूटेशन यूज करते हैं, ये आपका जो है स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ किलोवाट मशीन में यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जो स्मॉल किलोवाट की मशीन के लिए हम यूज करते हैं। और एक होता है आपका होता है वोल्टेज कम्यूटेशन होता है। ठीक है, दूसरा वोल्टेज कम्यूटेशन यूज करते हैं, और अगला यूज करते हैं हम लोग इंटरपोल यूज करते हैं। ठीक है, तो कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस कम्यूटेशन मेथड, वोल्टेज कम्यूटेशन मेथड और इंटरपोल तीनों यूज करते हैं भाई। ठीक है, तो कम्यूटेशन का मतलब इजीली यही होता है आपका। ठीक है, एसी से डीसी चला जाए, हम लोग इजीली कलेक्ट कर ले बिना किसी स्पार्किंग के, तो यही होता है आपका। देखो थ्योरी में जो भी चीज़ें होंगी बन सकती हैं वो मैं मोटा मोटी बता दूंगा आपको, ताकि आपके लिए दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कोई वॉशिंग मशीन है, जनरली इसमें किस टाइप का हम यूज़ करते हैं? तो देखो मैंने पहले ही बताया था ना कि रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर हम यहाँ पे यूज करते हैं ना। इसमें एंगल कितना होता है आपका, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो फ्लक्स होता है आपका, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। रीजन मैंने बताया ही था। इसमें 30 डिग्री मिलता है, स्टार्टिंग चार्ज होता है वो 1.5 से लेकर 2 टाइम्स ही होता है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पूरा वो थोड़ा सा देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये आपका जो एप्लीकेशन होता है, देखो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ जो होता है हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो इसको लिख लीजिए। वॉशिंग मशीन के लिए यूज़ होता है। देखो अगर ये एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताऊंगा तो टाइम कम लगेगा पेपर सोल्यूशन कराने में। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ पेपर सोल्यूशन हो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक नोट भी बना लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे कवर हो जाएंगी। देखो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में हम उसी टाइप के एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं जिसका जो टार्क का रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी 1.5 से 2 टाइम्स हो ना। ठीक है, मतलब उतना नहीं, मीडियम से डाउन बोल सकते हो, तो वॉशिंग मशीन में यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर ग्राइंडर में भी कभी कभी यहाँ पे यूज होता है, जो लो रेटिंग की ग्राइंडर होती है। ठीक है, कन्वेयर में भी होता है, आपने यहाँ पे यूज किया जाता है, कन्वेयर में भी यूज होता है आपका ड्रिल है। ठीक है, और जो ड्रिल आप देखते हो घर में जो होता है आपका, कभी कभी देखोगे छोटी छोटी मशीनें होती हैं जो आपका ये क्या बोलते हैं, कुछ कांटिया उटिया लगाना हो। ठीक है, ड्रिल प्रेस बोल सकते हो आप। ड्रिल प्रेसेस के लिए भी हम यहाँ पे यूज करते हैं रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया, थोड़ा सा एक सेकेंड हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे जो है स्प्लिट फेज का हो गया आपके पास। अब यहाँ पे जो है सिंगल फेज सीरीज मोटर के यहाँ पे आप देख लो क्या क्या इसका यूज होता है। सिंगल फेज जो सीरीज मोटर होता है ये हम जो है टेबल फैन में यूज करते हैं। टेबल फैन में हम यूज करते हैं भाई इसका। फीड मिक्सर में भी इसका हम लोग कभी कभी यूज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका यूज जो होता है भाई वैक्यूम क्लीनर के लिए करते हैं। और किचन में छोटे मोटे जो अप्लायंसेज होते हैं उसके लिए भी कभी कभी हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका किचन के लिए यूज होता है। फिर हम लोग जो दाढ़ी उड़ी बनाते हैं, जो मशीनें आज के टाइम में आ रही हैं, ठीक है, उसमें यानी सेविंग जो मशीन होता है उसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं।
ठीक है। तो सेविंग मशीन के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं भाई, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग हिस्टेरिसिस का भी देख लेते हैं भाई। हिस्टेरिसिस का भी लिख लीजिए। यहाँ पे देखो हिस्टेरिसिस मोटर जो होता है स्मूथ रनिंग होता है विदाउट वाइब्रेशन विदाउट नॉइज के, तो इसका भी बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। इसका यूज़ हम कर सकते हैं भाई टेप रिकॉर्डर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हिस्टेरिसिस मोटर का यूज़ हम टेप रिकॉर्डर में कर सकते हैं। फिर हम लोग सिग्नल में यूज़ कर सकते हैं, और जितने भी टाइमिंग वाइमिंग की चीज़ें हैं टाइमिंग डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो टेप रिकॉर्डर सिग्नलिंग में यूज़ कर सकते हैं और टाइम डिवाइस में यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो शेडेड पोल मोटर होता है ये आपका खिलौने विलौने में यूज़ किया जाता है ना, तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है शेडेड पोल? ये आपका यूज़ होता है हेयर ड्रायर्स में यूज़ होता है, खिलौने में यूज़ होता है, ठीक है, यानी टॉयज जो होते हैं छोटे मोटे वहाँ पे यूज़ होता है, और क्लॉक में भी यूज़ होता है भाई, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जो है जो क्लॉक होता है वहाँ पे भी शेडेड पोल मतलब इंडक्शन मोटर का यूज़ हम लोग वहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, काफ़ी मतलब आता है यहाँ से एप्लीकेशन से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलो अगला यहाँ पे देख लेते हैं। ओपन सर्किट जो टेस्ट होता है ट्रांसफार्मर में वो किस लिए होता है? ओपन सर्किट टेस्ट का यूज़ हम लोग आयरन लॉस को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट का यूज़ हम लोग करते हैं भाई। शॉर्ट सर्किट टेस्ट का यूज़ हम लोग कॉपर लॉस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा और इसको नोट डाउन करिएगा। मैं अब इसको जो है क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो मैं आपको लिखवाने की मतलब कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको कुछ नया मिले, ठीक है। पेपर तो सॉल्यूशन आप किए हो गए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ नया मिले इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको वो कर रहा हूँ, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। यहाँ पे देखो दिया गया है इन ए 6 पोल का डीसी मशीन है जिसमें 90 जो मैकेनिकल डिग्री दिया गया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना होगा? तो यहाँ पे जो होता है वो थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर होता है P/2 थीटा मैकेनिकल, ठीक है। इस फार्मूले का यूज़ करना है हमें, बस इजली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हाउ मेनी इलेक्ट्रिकल डिग्री यानी थीटा इलेक्ट्रिकल हमें बताना है। P कितना है हमारे पास 6 पोल है, 2 दे दो, 2 से भाग देना है। थीटा मैकेनिकल हमारे पास 90 है, वैल्यू रख लीजिए। तो ये 2 से काटिएगा तो 3 हो जाएगा, और 90 में 3 का गुणा करिएगा तो 270 आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही आपका। अगले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा जो मोटर है वो रन एट द हाईएस्ट स्पीड व्हेन द लोड इज रिमूव। अगर हम लोड को हटा दें तो कौन सा ऐसा मोटर है जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी? तो सीरीज मोटर है। कैसे होगा अभी हम लोग देख लेते हैं। देखो जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं डीसी मोटर में तो वहाँ पे स्पीड का यहाँ पे हमें देखना होगा। तो अभी हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कुछ का मोटर का देखने वाले हैं। अगर मान लो हम यहाँ पे स्पीड को रिप्रेजेंट कर लें और यहाँ पे लोड को रिप्रेजेंट कर लें या फिर टार्क को रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है। लोड जैसे बढ़ाओगे भाई टार्क, लोड एक तरीके से क्या आपका टार्क ही है ना, जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे वैसे वैसे टार्क की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो लोड का मतलब क्या हुआ? आपका टार्क हुआ। अब यहाँ पे चलो देखते हैं। अभी देखो ये हमारे पास एक पॉइंट है, इसी पॉइंट से हम लोग कंसीडर करेंगे सबको। देखो जो शंट होता है ना, शंट में क्या होता है कि उसका जो स्पीड होता है, मतलब अगर हम लोड उस पर देते हैं तो उसके स्पीड पे जो वेरिएशन होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। मतलब बहुत ही कम डाउन होता है उसका स्पीड। अगर लोड आप बढ़ाते हो तो उसकी जो स्पीड है वो की काफ़ी कम गिरेगी, यानी शंट का तो ऐसे हो गया, ठीक है। ये आपका रेटेड है, मतलब समझ रहे होगे। इसी पॉइंट इसी लाइन से हम लोगों को कंसीडर करना है। तो शंट का थोड़ा सा कम गिरता है। डिफरेंशियल का देखो क्या होता है। डिफरेंशियल में क्या होता है कि जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। और उसी तरीके कुमुलेटिव का देख लो तो कुमुलेटिव का कुछ इस तरीके से आता है, थोड़ा सा ज़्यादा गिरता है आपका, ठीक है। तो ये होता है आपका कुमुलेटिव का। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं सीरीज़ का, तो सीरीज़ का जो स्पीड होता है ना, अगर जैसे लोड बढ़ाओगे तो उसका स्पीड का और ग्राफ जो होता है कुछ इस फॉर्म में होता है, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो लीनियर है ही नहीं आपका, ये एक तरीके से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टार्क और स्पीड का, ठीक है। लीनियर नहीं है, ये आपका सीरीज़ के लिए दिया गया है। और ये जितने भी है ना, ये लीनियर है, ये भी एक तरीके से लीनियर है, और ये भी एक तरीके से
लीनियर है, लेकिन कुछ रेटेड तक लीनियर है। जो डिफरेंशियल है वो रेटेड तक है, ठीक है। इसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि लोड बढ़ाने पे ये स्पीड बढ़ने लगता है आपका, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे। लेकिन सीरीज में क्या है ना कि ये देखो नॉन लीनियर है शुरू से ही, लेकिन नॉन लीनियर होता है। इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो रिलेशन होता है ना टार्क और स्पीड का, इन्वर्सली हो जाता है। यानी इस वाले एरिया पे अगर आप देखते हो कि अगर लोड कम है तो स्पीड देखो कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और देखो जैसे जैसे इस जो आप लोड बढ़ाते जाओगे, मान लो यहाँ पे मैक्सिमम ये लोड आ गया और स्पीड आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाएगी, ठीक है। यानी इजिली बोल सकते हैं ना कि अगर लोड बढ़ाओगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और नो लोड अगर होगा, यही टार्क का मतलब, अगर नो लोड हो जाए, जीरो हो जाए, तो स्पीड क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसी के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। मतलब जो टार्क और स्पीड का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसी के फॉर्म में हम लोग बता सकते हैं कि लोड को रिमूव कर दिया जाए तो सीरीज पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। उसके बाद जो होता है, अगर डिफरेंशियल की बात करें तो डिफरेंशियल में जो होता है आपका लोड अगर यहाँ पे हटा दिया जाए तो उसमें स्पीड पे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर लोड को बढ़ा दिया जाए तो स्पीड इसकी बढ़ने लगती है, ठीक है। तो लीनियर और नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट से आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि क्या मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। अगर कोई पूछे तो यह रीज़न आपको यही बताना है। और यहाँ पे अगला चलो देखते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ इन ए ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स के जो पाथ होते हैं वो हमेशा जो है लो रिलक्टेंस को फॉलो करता है आपका, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर है भाई, ठीक है। और ट्रांसफार्मर यहाँ पे मान लो कोई कोर है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे मान लो ये ट्रांसफार्मर है और यहाँ पे हम लोगों ने वाइंडिंग यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जब करंट आप दोगे तो यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे सेटअप हो रहा है। ये आपका लीकेज जो होता है, ये आपका लीकेज फ्लक्स होता है, ठीक है। ये आपका लीकेज फ्लक्स है जो आपके एनर्जी कंजर्वेशन में हेल्प है, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ फ्लक्स होते हैं जो आपके कोर से होके इस जाके वाइंडिंग को लिंक करेंगे और अपना मतलब एनर्जी कंजर्वेशन में आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट जो फ्लक्स होता है ना, एक तो आपके एनर्जी कंजर्वेशन में आपका हेल्प करेगा और दूसरा कुछ फ्लक्स होते हैं जो आपके लीकेज फ्लक्स हो जाते हैं ना। यानी अगर मान लो यहाँ पे 100% हमने कोई फ्लक्स दिया तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 100% इस वाइंडिंग में फ्लक्स नहीं मिलने वाला है, यानी 90% मिलेगा, ठीक है। 10% जो होता है वो आपका लीकेज के फॉर्म में चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है ना वो कभी भी लो रिलक्टेंस को ज़्यादातर ये क्या करता है आपका मतलब लो रिलक्टेंस का जो रास्ता होता है ना उसी को ज़्यादातर ये फॉलो करता है ना, क्योंकि लीकेज के यहाँ पे रेशियो क्या आप काफ़ी ज़्यादा कम होता है, ठीक है। और ये एनर्जी कंजर्वेशन में आपका हेल्प नहीं करता है, ठीक है। यानी फाई बराबर आप एमएमएफ अपान रिलक्टेंस से बोल सकते हो कि जो फ्लक्स का और रिलेशन है वो किसके साथ है, डायरेक्ट रिलक्टेंस के साथ है ना। तो रिलक्टेंस जितना कम होगा फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगी, ठीक है। और फ्लक्स जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही एनर्जी कंजर्वेशन में हेल्प होगा हमारे पास, ठीक है। यानी टोटल का टोटल अगर हम 100% दे रहे हैं तो यहाँ पे टोटल 100% कोशिश होगा कि यहाँ पे इस वाइंडिंग में पहुँच जाए फ्लक्स और लिंक हो गए उतना ही ईएमएफ हमें मिल जाए, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है आपका लो रिलक्टेंस को फॉलो करता है हमारा जो होता है आपका। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखो दिया गया है कि जो लीकेज फ्लक्स होता है ट्रांसफार्मर में इसे हमें क्या करना है। देखो लीकेज फ्लक्स तो मैंने बताया ना कि एनर्जी कंजर्वेशन में हेल्प करता है और हम हमेशा चाहेंगे कि भाई रिलक्टेंस कम से कम हो ताकि हमारा लीकेज फ्लक्स भी जो है कम हो जाए, एनर्जी मतलब फ्लक्स ज़्यादा हो जाए जिसकी वजह से हमारा एनर्जी कंजर्वेशन में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल पाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, देखो ये मान लो ये कोर टाइप का है, ठीक है। इसमें हम लोग वाइंडिंग प्रोड्यूस किया है यहाँ पे और यहाँ पे जब हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे जो फ्लक्स आपका प्रोड्यूस होता है ना, तो कुछ फ्लक्स तो आपका लिंक करके यहाँ पे इस पूरे कोर में फ्लो होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ फ्लक्स ऐसे होते हैं जो आपके लीकेज के फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर की फैसिलिटी होती है भाई। इसी को हम बचने के लिए यहाँ पे जो है अगर हम लोग सेल टाइप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं आपका, ठीक है, इसका कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें पहले लो वाइंडिंग को हम लोग प्लेस करते हैं, उसके बाद हाई वोल्टेज वाइंडिंग को प्लेस करते हैं ना, लो वोल्टेज वाइंडिंग फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को प्लेस करते हैं।
पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग इसलिए प्लेस करते हैं ताकि वहाँ पे इंसुलेशन का जो कास्ट होता है वो हमारा कम से कम हो सके, क्योंकि वहाँ पे जो इंसुलेशन का जो कास्ट होता है ना वो डायरेक्ट आपका वोल्टेज पे डिपेंड करता है। मतलब कि वोल्टेज जितना ज़्यादा है तो इंसुलेशन कास्ट की रिक्वायरमेंट भी उतना ही ज़्यादा होती है ना, इसलिए हम लोग लो वोल्टेज को जो कोर होता है ना उसके पहले रखते हैं, बाद में हाई वोल्टेज वाइंडिंग को रखते हैं। तो दोनों वाइंडिंग जब ऊपर नीचे रख दोगे तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा ना उसी में घूम जाएगा, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा सपोर्टिव हो जाएगा, ठीक है। कोर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो एनर्जी कंजर्वेशन में हेल्प करेगा। तो इसी चीज़ से बचने के लिए देखो, अगर दो कोर है, ठीक है, ये अलग अलग है तो इसमें लॉसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। अगर इसी दो कोर को पास पास रख दिया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, रिलक्टेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि लीकेज के चांसेस कम हो जाएंगे ना। इस तरीके से बीच में क्या है आपका, एक तरीके से एयर गैप है, और यहाँ पे एक तरीके से आपका एयर गैप नहीं है, तो लीकेज के चांसेस कम हो जाएंगे, जिसके वजह से हमारा जो फ्लक्स है वो बढ़ जाएगा और हमारा एनर्जी कंजर्वेशन में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो यही चीज़ है आपका, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पे जो होता है, अगर हम लीकेज फ्लक्स को हम चाहते हैं कि कम कर लें तो क्या क्या मेथड होता है। पहले बात तो जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है ना उसको हमें कम करना होता है, ठीक है। तो मैग्नेटाइजिंग करंट आप कम कर सकते हो, लीकेज फ्लक्स ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। दूसरा, हम यहाँ पे जो रिलक्टेंस होता है आयरन, जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं हाई परमेबिलिटी का यूज़ करो, ठीक है। तो वहाँ पे रिलक्टेंस अगर कम करते हो तो वहाँ पे लीकेज फ्लक्स भी आपका इजीली आपका मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, जो नंबर ऑफ प्राइमरी और जो सेकेंडरी टर्न है ना उसको आप कम कर दो, ठीक है। जब नंबर ऑफ टर्न कम हो जाएंगे तो रिएक्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा लीकेज फ्लक्स भी कम हो जाएगा। और चौथा मेथड होता है कि सेक्शनलाइज कर दो या इंटरलीविंग कर दो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को, जो हमने अभी सेल टाइप में बताया है। ये आपका जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। कोर वाले के लिए तो आपको पता ही इस टाइप का होता है। तो ये कुछ मेथड होते हैं जो आपका लीकेज फ्लक्स को हम लोग कम कर सकते हैं भाई, यानी पूरा जीरो तो नहीं कर सकते हैं लेकिन कम कर सकते हैं। तो कैसे कैसे कम कर सकते हैं, मेथड आपको पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि आज के एग्जाम के टाइम में देखो नाट से भी करके क्वेश्चन ये लोग बना दे रहे हैं ना। तो लीकेज फ्लक्स को ट्रांसफार्मर में कम करने के लिए पहले मेथड यूज करते हैं, जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है उसको मिनिमम कर दो, ठीक है। तो मैग्नेटाइजिंग करंट मिनिमम कर दो, यानी बढ़िया मटेरियल यूज करो, ठीक है। दूसरा मेथड यूज होता है कि जो रिलेक्टेंस होता है, जो आयरन कोर होता है उसका रिलेक्टेंस कम कर दो, जिसकी वजह से फ्लक्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स बढ़ जाएगा तो लीकेज फ्लक्स भी ओवरऑल कम हो जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरा मेथड होता है हमारा लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए। तीसरा मेथड होता है कि जो नंबर ऑफ टर्न है प्राइमरी और सेकेंडरी को उसको थोड़ा सा कम कर दो, जिसके वजह से यहाँ पे लीकेज के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होगा उतना एमएमएफ भी तो बनेगा ना हमारा, नंबर ऑफ टर्न इंटू करेंट। जितना नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा उतना एमएमएफ ज़्यादा, ठीक है। तो फ्लक्स भी उतना ही ज़्यादा, लीकेज भी उतना ही ज़्यादा। तो नंबर ऑफ टर्न कम कर दो और सेक्शनलाइज कर दो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान देना है सभी मेथड के बारे में, नहीं तो क्वेश्चन तो कहीं से घुमा के जो है ये लोग ना टोट करके पूछ देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगले यहाँ पे दिया गया तो प्राइमरी ऑफ ए शुड नेवर बी एनर्जाइज व्हेन द सेकेंडरी इज ओपन सर्किट। यहाँ पे ये पूछा गया है कि प्राइमरी हम किसका जो है एनर्जाइज करके कभी भी सेकेंडरी को ओपन हम लोग नहीं रख सकते। तो ये होता है आपका करंट ट्रांसफार्मर का, ठीक है। करंट ट्रांसफार्मर का होता है, देखो यहाँ पे जो होता है आपका, अगर हम सेकेंडरी को ओपन करते हो, कोई भी चीज़ अगर ओपन होती है तो वहाँ पे जो वोल्टेज होता है वो काफ़ी मैक्सिमम वोल्टेज होता है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे कोई आदमी मेंटेनेंस भी कर रहा है तो उसको शॉक लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम लोग सेकेंडरी साइड को ओपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर जो है प्राइमरी को एनर्जाइज करके सेकेंडरी को कभी भी मत ओपन करो। इसका दो मेन रीज़न होता है, पहला तो ये सेचुरेशन हो जाता है जो कोर, ठीक है। मतलब शॉर्ट सर्किट क्यों करते हैं मेनली जो है, पहले तो यहाँ पे ये पूछा है ना कि ओपन सर्किट नहीं कर सकते हैं क्योंकि भाई मैक्सिमम वोल्टेज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखिएगा कि करंट ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग की जो सर्किट होती है वो हम लोग हमेशा शॉर्ट सर्किट रखते हैं। रीज़न क्या होता है, पहला रीज़न ये होता है कि जो अवॉइड कोर सेचुरेशन, ठीक है। जो कोर होता है ना उसको सेचुरेट ना हो सके भाई, पहला रीज़न होता है, ठीक है। और दूसरा रीज़न होता है कि जो हमारा हाई वोल्टेज जो इंड्यूस हो रहा है या फिर जो इंडक्शन हो रहा है वो ना हो सके हमारा, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो ओपन करोगे तो हाई वोल्टेज होगा, अगर मेंटेनेंस वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको शॉक लगने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे ना। तो ये दो रीज़न की वजह से हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं सेकेंडरी साइड को, ठीक है। ओपन नहीं रखना भाई, ना तो मैक्सिमम वोल्टेज होगा और शॉर्ट सर्किट के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे।
ठीक है भाई, तो पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ आराम से पेपर सॉल्यूशन किया जाएगा हम लोग। यहाँ पे देखो दिया गया है सिंप्लेक्स वेव बाउंड जनरेटर दिया गया है, जिसमें ईएमएफ जो है जनरेट पर यहाँ पे फार्मूला हमें देखो बताना है। तो यहाँ पे भी देखो 3 टाइप से घुमा के क्वेश्चन बन सकता है ना, तो हम देखने वाले हैं यहाँ पे। हमें तो फार्मूला पता है कि ईएमएफ बराबर होता है P5ZN बटा 60A करके होता है। ठीक है, पहला फार्मूला ये हुआ, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ से देखो गेम यहाँ पे चेंज होता है लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के लिए। मोस्टली बहुत लोग यहाँ पे जो है गलती कर देते हैं। यहाँ पे लैप वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पेलर पाथ होता है A बराबर P के होता है, और वेव वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पेलर पाथ होता है वो आपका 2 होता है। बस इसी में जो है मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती करके आते हैं आपका। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ये तो आपका EMF का फार्मूला हो गया। अब देखो यहाँ पे लैप के लिए पूछा है कि वेव के लिए पूछा है, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे वेव के लिए पूछा है, और यहाँ पे किसके लिए है, सिंप्लेक्स के लिए है। ठीक है, तो पहले तो लैब के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो लैब के लिए क्या होगा, A बराबर A की जगह हमें P रखना होगा, तो A की जगह हम P रख लेते हैं। तो ये ऊपर का वैल्यू पहले लिख लो, P5ZN बटा 60, A की जगह हम क्या रखेंगे, P रखेंगे, क्योंकि लैब वाइंडिंग में A बराबर जो नंबर ऑफ पेलर पाथ होते हैं वो P इक्वल होते हैं ना, तो P से P क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऊपर बचेगा 5ZN बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, 60 बचेगा ना। तो ये लैप वाइंडिंग के लिए होता है ना, तो क्वेश्चन लैप के लिए भी पूछ लेता है कभी कभी। तो लैप के लिए ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जो आपके यहाँ पे देखो ये नीचे दिया गया है, ये आपका लैप के लिए हो गया। ठीक है, इसी तरीके अब वेव के लिए हम लोग देखते हैं, A बराबर 2 रख लो इसी फार्मूले में। तो P5ZN बटा 60 इंटू A रख लो, ये बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, नीचे 120 होगा ना, P5ZN बाई 120 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका कहाँ गया आपका, ये आपका हो जाएगा आपका वेव वाइंडिंग के लिए। ठीक है भाई, तो 3 टाइप से क्वेश्चन बना ना, पहला तो ये आप ध्यान रखना, लैप और वेव ध्यान देना है। इसके बाद तीसरा आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि देखो यहाँ पे ये मोस्टली बहुत लोग गलती करते हैं, वेव वाइंडिंग तो ध्यान नहीं, लेकिन अगर यहीं पे डुप्लेक्स जो है सिंप्लेक्स दिया है, तो सिंप्लेक्स के लिए क्या होता है, यम बराबर जो वाइंडिंग यम मतलब सिंप्लेक्स के लिए आपका 1 से गुणा करना होगा। अगर यही आपका डुप्लेक्स बोले तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यम बराबर 2 रखेंगे। अगर यही ट्रिप्लेक्स बोले तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, यम बराबर 3 रखेंगे ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर यहीं पे सिंप्लेक्स पे ना देके डुप्लेक्स दे दे तो क्या करोगे, तो वेव वाइंडिंग में हमने क्या रखा था, वेव वाइंडिंग में A बराबर 2 रखा था, तो 2 से तो हमने गुणा कर दिया, लेकिन यहाँ पे सिंप्लेक्स था इसलिए हम लोगों ने 1 से गुणा किया है यहाँ पे। ठीक है, या 1 को नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंप्लेक्स का मतलब 1 होता है, इसलिए 1 से गुणा कर दो। अगर यहीं पे डुप्लेक्स दे दिया होता तो इसी में हम लोग 2 से गुणा कर देते ना, तो 2 से गुणा कर देते, तो यही कितना बनता है आपका P5ZN बटा 120 में 2 से गुणा करो तो ये आपका हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके ट्रिप्लेक्स के लिए भी आपको ध्यान देना है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये छोटी छोटी गलतियाँ मोस्टली बहुत लोग कर देते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, 3 फेज वाउंड रोटर मोटर आर कॉमनली कॉल्ड एज। यहाँ पे ये बोल रहा है जो 3 फेज वाउंड रोटर मोटर होता है इसे कॉमनली कॉल्ड एज मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसे हम लोग मेनली स्लिपरिंग फेज वाउंड मोटर, स्लिपरिंग मोटर बोलते हैं, कभी कभी फेज वाउंड रोटर मोटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें स्लिपरिंग में ये फ़ायदा होता है कि एक्सटर्नल आप रेजिस्टेंस ऐड करके इसका टार्क भी इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है आपका यहाँ पे, और कुछ नहीं है। और देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं स्लिपरिंग के बारे में और जो है स्क्वायरल केस के बारे में, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो स्लिपरिंग होता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका जो डिज़ाइन होता है थोड़ा सा कॉम्प का, ठीक है, इसका जो डिज़ाइन है वो आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इसमें हम लोग अब बाहर से रेजिस्टेंस ऐड करके और स्टार्टिंग टार्क को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, T बराबर होता है R2K इंटू V स्क्वायर अपन, ठीक है, उस वहाँ से जो टार्क होता है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेजिस्टेंस को बढ़ा के आप टार्क को बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग टार्क होता है ये इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और यहाँ पे ब्रशेज जो होते हैं आपके स्लिपरिंग में 3 ब्रशेज यूज़ होते हैं।
ठीक है। तो ब्रशेज भी यहाँ पे होता है और इसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बार बार पड़ती है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको बन सकता है, ठीक है। स्क्वायरल में देखो उतना मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा रुक जाना, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा रुके रहना, जस्ट 1 सेकेंड। तो यहाँ पे जो यहाँ पे फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है आपकी, ठीक है। फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है और स्लिप रिंग का जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर जो होता है वो आपका कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर फैक्टर इसका कम हो जाता है। और स्पीड कंट्रोल यहाँ पे पॉसिबल है, इजीली आप रेजिस्टेंस ऐड करके यहाँ पे आप स्लिप में चेंजेस कर सकते हो। और स्लिप जो होता है वो आपका डायरेक्टली डिपेंड करता है आपका स्पीड पे, ठीक है। मतलब स्लिप डिपेंड करता है किस पे, स्पीड पे। मतलब इजीली अगर इंडक्शन मोटर में अगर लोड आप बढ़ाओगे तो लोड बढ़ाने पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी स्लिप क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा ना। जैसे जैसे स्पीड कम हो गई तो वैसे वैसे स्लिप आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्पीड कंट्रोल यहाँ पे पॉसिबल है भाई, ठीक है। तो ये छोटे मोटे चीज़ें हैं जो है आपका क्वेश्चन घुमा के पूछता है, तो ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। ये स्पीड कंट्रोल जो है आप यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से लेके, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। पहला क्या देखना है, फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस। इसमें मेंटेनेंस की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसका जो डिज़ाइन होता है वो कैसा होता है भाई, ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें हम रेजिस्टेंस ऐड करके जो है टार्क को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और पावर फैक्टर यहाँ पे काफ़ी इसका बेकार होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड कंट्रोल पॉसिबल है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस ऐड करके स्लिप में वेरिएशन करके यहाँ पे स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हाथ में है, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई। अभी देखो स्क्वायरल के लिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिख लो, स्क्वायरल केस के लिए भी थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिख लो। मे बी क्वेश्चन यहाँ से भी अगर उठेगा तो हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा। स्क्वायरल कोर्स के लिए नॉर्मली हम लोग इसको स्क्वायरल केस ही बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, एक तरीके से बहुत ही अच्छा होता है, सिंपल होता है। और इसमें आप बाहर से रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो रोटर के बार होते हैं ना वो परमानेंटली शॉर्ट सर्किट होते हैं आपके, ठीक है। ये आपके शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब जो बार होते हैं इस तरीके से परमानेंटली शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब रेजिस्टेंस आप बाहर से ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें रेजिस्टेंस आप नहीं ऐड कर सकते हो, स्टार्टिंग टार्क को आप बढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन इसी वजह से हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग टार्क जो होता है वो कम हो जाता है। यहाँ पे ब्रशेज नहीं यूज होता है भाई, ठीक है। यहाँ पे ब्रशेज नहीं यूज होता है, मोस्टली ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बाहर से रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते, तो ब्रशेज भी लगाने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पे आप ब्रशेज यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब्रशेज यूज होता है और यहाँ पे ब्रशेज नॉट यूज, यहाँ पे ब्रशेज यूज नहीं होता है। इसका जो पावर फैक्टर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, ये लिख लीजिएगा, जो पावर फैक्टर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और इसमें जो स्पीड कंट्रोल है वो पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ये भी लिख लीजिएगा, नॉट पॉसिबल स्पीड कंट्रोल, या हाँ स्पीड जो है हम लोग यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बाहर से आप रेजिस्टेंस लगा के स्लिप पे वेरिएशन नहीं ले सकते हो ना, क्योंकि ये परमानेंटली शॉर्ट सर्किट होता है, जिसकी वजह से हम लोग स्लिप पे वो नहीं कर सकते, कंट्रोल हाथ नहीं है हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फिर दिया गया है कि जो रनिंग द मशीन एट नो लोड इज नॉट रिकमेंड बाई, मतलब नो लोड पे जो है हम किस मशीन को रिकमेंड नहीं कर सकते हैं भाई, तो डीसी सीरीज मोटर को ही रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो टार्क और जो इसका स्पीड का रिलेशन है वो आपका एक तरीके से नॉन लीनियर टाइप का होता है, ठीक है। तो यानी जो है टार्क और स्पीड का रिलेशन एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि नॉन लीनियर यानी यूनिवर्सली टाइप का होता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है आपका यहाँ पे। अगर नो लोड पे है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसकी जो स्पीड होगी वो हाई होगी, इसलिए हम यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर का यूज़ नहीं करते हैं। बाकी मैंने आपको सभी कैरेक्टरिस्टिक बताया है कि सन का थोड़ा सा डाउन होता है, डिफरेंशियल का एक पर्टिकुलर टाइम तक तो स्पीड सही रहता है, लेकिन स्पीड बाद में रेटेड के बाद बढ़ने लगती है ना, और कुमुलेटिव के लिए भी स्पीड गिरती है, शंट से ज़्यादा गिरता है।
और सीरीज़ के लिए तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होता है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ से कुछ भी घुमा के किसी भी तरीके पूछेगा, आप पकड़ लोगे, ठीक है। इसलिए जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ बस उसको अगर आप क्लियर भी रखोगे तो सारी चीज़ें एग्जामिनर अगर घुमाएगा भी तो आप इजीली बना ले जाओगे, ज़्यादा आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले यहाँ पे दिया गया है कि किस टाइप का जो सिंगल फेज मोटर है भाई लोवेस्ट स्पीड होती है। तो सैडेड पोल मोटर के जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा लोवेस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसकी स्पीड स्लो होती है। इसमें जो होता है आपका एक तरीके से ये आपका मेन पोल होता है और इसी में जो है कटिंग करके एक जो है शेडिंग कॉइल यहाँ पे बिछा दिया जाता, लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड सेटअप हो जाए, जिसकी वजह से ये सेल्फ स्टार्टिंग बन जाता है, ठीक है। तो इसका उतना फ्लक्स नहीं होता है, ठीक है, एंगल बहुत कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो टार्क है ना उतना अच्छा नहीं मिलता है। जिस तरीके से रेजिस्टेंस स्प्लिट पे इंडक्शन मोटर का था सेम वैसे ही होता है, लेकिन उससे भी कम होता है जो सैडेड पोल मोटर का जो टार्क होता है ना। तो जो है सैडेड पोल जो मोटर होता है ये सिंगल फेज मोटर जिसमें जो इसकी जो स्पीड होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा लोवेस्ट होती है, ठीक है। इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा लोवेस्ट होती है आपका। तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सैडेड पोल मोटर से लेके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। दो तो आपको यहाँ पे देता ही रहता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा इसका जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम unshaded pole to shaded pole, ठीक है। मतलब इसमें जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो अनशेडेड पोल से लेके शेडेड पोल होता है। देखो ये होता है आपका रोटर, ठीक है, ये तरीके से आपका रोटर होता है और यहाँ पे जो है ये पोल होता है। यहाँ पे देखो ये कट करके यहीं पे शेडिंग कॉइल लगा दिया जाता है और ये ऐसे आपका यहाँ पे, ठीक है, ये आपका कोर है, ये आपका स्टेटर बन जाएगा। यहीं पे शेडिंग कॉइल लगाया जाता है भाई, ठीक है, शेडिंग कॉइल लगा के यहाँ पे ये तो आपका मेन पोल है, ठीक है, ये आपका मेन पोल हो जाता है और यहीं पे जो है शेडिंग कॉइल लगा देते हैं हम लोग और इसी की वजह से जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, एक मिनट जस्ट, ये जो होता है आपका शेडेड पोल होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, शेडेड पोल, मतलब कि जहाँ पे शेडिंग कॉइल लगी हुई है उसे हम लोग शेडेड पोल बोलते हैं और ये क्या है आपका नॉन शेडेड पोल, ठीक है। तो ये नॉन शेडेड पोल हुआ। तो यही चीज़ होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है वो फ्रॉम यानी अनशेडेड पोल से लेके शेडेड होता है, मतलब ये अनशेडेड है। नॉन शेडेड पोल का मतलब इसको हम लोग अनशेडेड भी बोल सकते हैं, ठीक है, अनशेडेड भी बोल सकते हैं, यानी अनशेडेड से लेके शेडेड की तरफ होता है, मतलब इस तरीके से होता है, ठीक है। पहला आपको यह ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, अगला यहाँ पे लिख लो इसको भी, द फ्लक्स इन द unshaded portion lead that in the shaded pole, मतलब ये है कि जो फ्लक्स होता है वो अनशेडेड पोल में लीड करेगा, ठीक है। ये जो अनशेडेड पोल है यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो आपका लीड करेगा और यहाँ पे जो है शेडेड पोल के तरफ जो फ्लक्स है वो आपका लैग करेगा। ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो आप घूमिएगा मत, ठीक है। यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा भाई, अनशेडेड पोल के तरफ या फिर नॉन शेडेड पोल के तरफ जो फ्लक्स होगा वो आपका लीड करेगा और शेडेड के तरफ जो है वो आपका क्या होगा, फ्लक्स लैग करेगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर जब आप पढ़ोगे ना ये आपका इसकी वर्किंग, तो पर्टिकुलर टाइम में जब यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 0 से जब इंक्रीज होता है ना तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्स होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सेटिंग रिंग में जो है फ्लक्स लिंकेज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे EMF इंड्यूस होता है,
ठीक है। और ज़्यादा फ्लक्स बढ़ाओ तो उसके बाद और ज़्यादा यहाँ पे EMF इंड्यूस होता है, जिसके बाद जितना ज़्यादा EMF इंड्यूस होता है ना, तो ये खुद का भी अपना MMF सेटअप करके मेन फ्लक्स को जो आता है ना उसको अपोज करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जितनी फ्लक्स आ रही है ना उसको अपोज करके कम कर देगा, यानी जो टोटल फ्लक्स है वो आपका इधर आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। पर्टिकुलर जब मैक्स से नीचे जाना स्टार्ट होगा तो ये अपोज करना स्टार्ट कर देता है आपका जो सेटिंग रिंग है, ठीक है। उसी की वजह से यहाँ पे जो फ्लक्स पहले ही स्टार्टिंग में तो शेडेड पोल की तरफ ही ज़्यादा फ्लक्स रहता है, लेकिन जब जीरो से अगर मैक्स की तरफ जाएगा फ्लक्स तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लक्स होता है, अपोजिंग ज़्यादा होता है। जब फ्लक्स को कम होने लगता है, यानी बहुत जब सेटिंग रिंग में काफ़ी ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा, करंट फ्लो होगी, तो खुद का अपना फ्लक्स सेटअप करके मेन फील्ड को काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फ्लक्स कम हो जाता है शेडेड पोल की तरफ, और जो नॉन शेडेड है उधर जो है फ्लक्स आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही आपका गेम चलता है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। चलो भाई थोड़ा सा और 2 क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं यहाँ से। एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ठीक है। जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? देखो कैपेसिटर जो स्टार्ट मोटर होता है ये हमारा हाई पावर फैक्टर के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हाई पावर फैक्टर, देखो ये आंसर आपका गलत दिया गया है, ठीक है। जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है ये आपका आंसर गलत है भाई, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला था पहले भी कि आंसर गलत भी रहता है आज के टाइम में एग्जाम में। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का यूज़ हम करते हैं हाई स्टार्टिंग टार्क के लिए, ठीक है भाई, ये आपका श्योर है। हाई स्टार्टिंग टार्क के लिए हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का यूज़ करते हैं। हाई पावर फैक्टर किसके लिए होगा? ये होगा आपका हमारा कैपेसिटर रन मोटर के लिए, ठीक है। कैपेसिटर रन मोटर के लिए जो होगा हाई पावर फैक्टर होगा, और हाई स्टार्टिंग टार्क जो होगा वो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के लिए हमारा हाई स्टार्टिंग टार्क का। लो इफिशियंसी जो होगा वो आपका शेडेड पोल मोटर का होगा, ठीक है। लो इफिशियंसी शेडेड पोल मोटर का होगा। तो ये चीज़ है, और कुछ चीज़ें और अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो नहीं, देखो लो जो पावर फैक्टर होगा ना वो आपका लो पावर फैक्टर जो होगा शेडेड का होगा। देखो कुछ चीज़ें लिख लो यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको अगर प्रॉब्लम मतलब अगर क्वेश्चन आएगा भी तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जो शेडेड पोल मोटर होता है ना इसके बारे में थोड़ा लिख लो। यहाँ पे जो स्टार्टिंग टार्क जो होता है ना ये आपका लो होता है, ठीक है। स्टार्टिंग टार्क लो होता है, और जो पावर फैक्टर भी जो होता है ना इसका लो ही होता है आपका शेडेड के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट के लिए यहाँ पे लिख लो कुछ पॉइंट। कैपेसिटर स्टार्ट के लिए, कैपेसिटर स्टार्ट में क्या होता है ना भाई कि जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो सही होता है, लेकिन जो पावर फैक्टर होता है वो आपका कम होता है, ठीक है, स्टार्ट वाले में। और वही कैपेसिटर रन की बात कर ले हम लोग, तो कैपेसिटर रन में क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है रन वाले में स्टार्टिंग टार्क कम हो जाता है, लेकिन जो पावर फैक्टर होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से एक और लिख लो यहाँ पे स्प्लिट फेज मोटर, ठीक है। स्प्लिट फेज मोटर या स्प्लिट रन मोटर, इसमें जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो आपका कम हो जाता है, और जो पावर फैक्टर भी जो होता है वो भी आपका कम हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा पॉइंट आप याद रखिएगा, और यहाँ पे जो है बाकी वो यहाँ से जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, ठीक है, ये पूरा पॉइंट आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेपर तो हम लोग सॉल्यूशन कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें भी आपको ज़रूरी हैं, ठीक है। तो चलो मैं मिटाता हूँ, आगे हम लोग चलते हैं। अगला यहाँ पे देखो दिया गया है कि द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डीसी जनरेटर इज आल्सो कॉल्ड ऐसे, ठीक है। तो ओपन सर्किट जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो एक तरीके से नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक होता है आपका, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो 3 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, थोड़ा सा हम लोग उस पर देखेंगे, ठीक है। पहला होता है हमारे पास ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक होता है भाई, ठीक है। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक होता है जो हम जो है नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है हमारा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होता है हमारे पास, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होता है जो हम लोग मतलब ये आपका नो लोड वोल्टेज था, ये आपका मतलब एक तरीके से आर्मेचर वोल्टेज या और आर्मेचर करंट के बीच हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं।
और तीसरा जो होता है आपका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग वोल्टेज और लोड करंट के बीच रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से देखो क्या क्या हमें याद रखना है। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक को ही हम लोग जो है नो लोड का जो कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, या फिर इसे हम लोग सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो ग्राफ होता है ना, मेनली अगर आप देखोगे तो ये इसका ग्राफ जो होता है, देखो यहीं पे बना दे रहा हूँ मैं। ये फील्ड करंट होता है और ये आपका नो लोड करंट होता है। जैसे जैसे फील्ड करंट बढ़ाइएगा वैसे वैसे आपका जो है मतलब वोल्टेज बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे फील्ड करंट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वोल्टेज बढ़ता जाएगा। और जो प्राइम मूवर की स्पीड होती है, मतलब जो हम लोग डीसी जनरेटर यूज़ करते हैं, वो मैकेनिकल जब देंगे तो इलेक्ट्रिकल देगा, तो मैकेनिकल का मतलब क्या होगा, स्पीड बढ़ाते जाएंगे। तो ये पर्टिकुलर N1 स्पीड पे जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे तो यही कर्व जो है ऊपर शिफ्ट होता जाता है। ठीक है, यानी स्पीड बढ़ाते जाओगे तो ये कर्व ऊपर शिफ्ट होता जाएगा, यानी यहाँ पे जो रिड्यूसर की जो कैपेसिटी है वो भी आपकी बढ़ती जाती है। तो इसलिए जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है ना, एक तरीके से नो लोड कैरेक्टरिस्टिक या फिर सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक हम इसके बीच रिप्रेजेंट करते हैं भाई। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के जो कैरेक्टरिस्टिक होता है इसे रेगुलेशन कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं रेगुलेशन कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। यहाँ पे रेगुलेशन होता है मतलब नो लोड से लेकर फुल लोड के बीच का जो वेरिएशन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका वोल्टेज रेगुलेशन या स्पीड रेगुलेशन, तो ये आपका रेगुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और एक्सटर्नल जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, ये आपका एक तरीके से परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, मतलब इसी पे हम लोग डिपेंड करते हैं पर्टिकुलर कहाँ पे क्या लोड लग रहा है, पर्टिकुलर किस टाइप में एरिया में क्या रिक्वायरमेंट है लोड के, उसी पे एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू ही हम लोग यहाँ पे वो करके आपका करते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ ध्यान देंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके बीच ड्रॉ किया जाता है, ये ज़्यादा क्वेश्चन बनता है आपका। और इसका नाम क्या क्या था ये मैंने बता ही दिया आपको। देखो 19 क्वेश्चन हो गया है, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं भाई। ठीक है, 20 क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट देखेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से सॉल्यूशन कराने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, मैं पहले भी बोल दिया था। देखो जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है ना फील्ड का, 3 फेज इंडक्शन मोटर, वो डिपेंड करता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में देखो 3 टाइप की फेज होते हैं ना, आर वाई ये बी, 3 टाइप का फेज है। तो जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ये जो फील्ड का है ना, ये आपका मेनली डिपेंड करता है फेज सीक्वेंस पे। ठीक है, आर वाई बी पे, यानी फेज सीक्वेंस को हम बदल सकते हैं। ठीक है, फेज सीक्वेंस होता है आर वाई बी, तो फेज सीक्वेंस को अगर मान लो हमें बदलना है तो किसी 2 को ही बदलते हैं हम लोग, और ज़्यादातर इधर ये इसी को बदला जाता है ना, आर फेज को हम लोग नहीं बदलते हैं। ठीक है, ये फेज है और इसी को हम लोग कर देते हैं आर बी वाई, ये फेज सीक्वेंस आपका बदल जाता है। ठीक है, ठीक है, जिसकी वजह से स्पीड आपकी क्या हो जाती है, आपकी बदल जाती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया ना कि आपका ये दे देगा और आपको कई ऑप्शन दे देंगे, पूछ लेगा कि इसमें से फेज सीक्वेंस कौन सा उल्टा किया गया है, तो आपका यही ऑप्शन होगा। ठीक है, बस इन्हीं दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाता है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। तो चलो आज इतना ही रखते हैं भाई। ठीक है, बाकी हम लोग धीरे धीरे इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, और बाकी जितने भी और भी लेटेस्ट पेपर हैं सभी को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर आप जो है पेपर चाहिएगा तो ये साइट गूगल पे चले जाइएगा, www.electricalcapsule.com। ठीक है, तो इस साइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे। और टेलीग्राम का जो लिंक है ना, इलेक्ट्रिकल कैप्सूल डालिएगा टेलीग्राम पे, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी जो है आपके MCQ हो, पेपर हो, जॉब अपडेट, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो चलो हम लोग और जो है धीरे धीरे पेपर सॉल्यूशन होगा। और देखो मेन बात होता है क्वेश्चन को अच्छे से समझना। ठीक है, बस आपको आंसर बता दिया जाए, उसके एक्स्ट्रा फैक्ट ना बताओ तो कोई मतलब नहीं होगा आपका। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।